नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले भी 2 वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देयर इज अ कंट्राडिक्शन बिटवीन वेरियस ऑथर। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के वेरियस ऑथर्स हैं हमारे मैनेजमेंट में, उनके बीच में हमेशा कंट्राडिक्शन होते रहते हैं। कोई मतलब एक मत में नहीं है कि व्हाट एक्चुअली नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। कुछ का कहना है कि मैनेजमेंट साइंस है, कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है, और कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है ऑन अ वे ऑफ प्रोफेशन है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो हमको सबसे पहले ये पता करने के लिए कि मैनेजमेंट का एक्चुअल नेचर क्या है, तो हमको उसके पहले सबसे मैंने उसका मीनिंग और उसकी फीचर, किसका मीनिंग और किसका फीचर हमें जानना चाहिए। साइंस का मीनिंग और फीचर जानना चाहिए, प्रोफेशन का मीनिंग एंड फीचर जानना चाहिए, आर्ट क्या है उसका मीनिंग एंड फीचर जानना चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात अगर हम करते हैं तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन अ जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। साइंस की अगर बात करें तो साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि जनरल ट्रूथ पे बेस्ड होता है, जिसे हम एनीवेयर एनी टाइम हम कभी भी टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें फीचर्स की साइंस की, तो साइंस में पहला फीचर होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये भी हमने पढ़ा है, साइंस हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस का जो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है वो प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। लाइक साइंस, मैनेजमेंट ऑल्सो देयर अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। जैसे साइंस में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है, उसी तरीके से सेम मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल हमें देखने के लिए मिलता है। तो पहला फीचर जो है साइंस का वो तो प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर में, हमारे सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी है, हमारे मैनेजमेंट में भी है। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि सेकंड पॉइंट ऑफ फीचर है इसका, तो उसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद डेवलप किए जाते हैं। ये नहीं कि ओवरनाइट आप उनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड ऑब्जर्व देन डेवलप्ड। ठीक है, हमारे जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, तब जाके उनको डेवलप किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी होता है वो भी एक्सपेरिमेंटेड एंड ऑब्जर्व करने के बाद ही डेवलप किया जाता है। लेकिन दोनों के बीच में मैनेजमेंट जो वर्क करता है वो ह्यूमन रिसोर्स पे वर्क करता है, और ह्यूमन रिसोर्स का बिहेवियर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का जो बिहेवियर होता है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ये फीचर जो है ये पार्शली प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर में। क्यों पार्शली प्रेजेंट है? क्योंकि भैया ये तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड तो है, लेकिन ये फुल्ली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स पे वर्क करता है, और ह्यूमन रिसोर्स जानते ही हैं ह्यूमन बिहेवियर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर बात करें यूनिवर्सल वैलिडिटी की, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल की अगर बात करें तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की जो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है और उसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। आपको एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वो देखने के लिए मिल जाएगा, एग्जैक्ट आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो आपका है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह नहीं है, उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो यूज है वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये फीचर जो साइंस का है वो हमारे मैनेजमेंट के अंदर में प्रेजेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने तीनों फीचर उसमें पढ़े हैं। पहला फीचर हमने पढ़ा है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा फीचर हमने पढ़ा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड पढ़ा है हमने यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो पहला फीचर तो अवेलेबल है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा जो है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ये पार्सली प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि भैया ये मैनेजमेंट के अंदर में तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला है? तो मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो ओवर द टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप किए गए हैं, किस पे? एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ऑब्जर्वेशन आने के बाद किए गए हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल तो हैं, लेकिन ये समय समय पे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है इनमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है, गोल्स को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर जो होता है मैनेजमेंट फंक्शन के परफॉर्म करने के लिए उस प्रिंसिपल को मॉडिफाई करके उस सिचुएशन पे अप्लाई कर सकता है, ताकि वो जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। ठीक है दोस्तों, एज अ प्रिंसिपल ऑफ
मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। ठीक है, तो बात करें अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहला फीचर जो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है वो तो मिल रहा है, दूसरा फीचर जो है वो इसमें पार्शियली प्रेजेंट है, तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला तो है ही नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये जो है प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर पे वर्क करता है, तो इसी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है। तो इसी वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये इन एग्जैक्ट साइंस है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट रिफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट को कहा जा सकता है कला, एक पर्सनल एप्लीकेशन, जो हमारे पास पहले से नॉलेज है उसको हम अप्लाई करते हैं, उस पर अपना टैलेंट हम लगाते हैं, अपने स्किल को लगाते हैं, अपने पर्सनल एप्लीकेशन को लगाते हैं, ताकि हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट है हम उसको ईजिली अचीव कर सके। ठीक है, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ये हम पढ़ाई के द्वारा इसको एक्वायर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कर कहीं है तो उसका स्टडी, उसका मटेरियल हम देख करके उस चीज़ को, आर्ट को हम अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है भाई, जितने इसके पास एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे उसकी आर्ट की जो स्किल होती है वो बढ़ती जाती है। अब बात करें इसके फीचर की, तो पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। एवरी आर्ट मतलब हमेशा आर्ट का जो वर्क होता है इसके अंदर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल आपको हमेशा अवेलेबल होता है। क्यों कंपल्सरी? क्योंकि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में ऑल्सो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। पहले हमने बात किया है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर भी अवेलेबल है। तो पहला फीचर जो है आर्ट का वो तो मैनेजमेंट के अंदर में प्रेजेंट। एप्लीकेशन की, तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब कि इन एवरी आर्ट द बेसिक नॉलेज जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता रहता है। ठीक है, आर्ट को हम पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, लाइक आर्ट मैनेजमेंट ऑल्सो यूज टू फ्री principle of management according to situation and is using his own personal skill। आर्ट की तरह ही जो मैनेजर होता है ना मैनेजमेंट के अंदर में, वो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फ्रीली यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और अपने पर्सनल स्किल को उसमें पर्सनलाइज करके उस सिचुएशन को, उस जो मैनेजमेंट है उसको पर्सनलाइज करके सिचुएशन पे अप्लाई करता है, ताकि जो उसका डिजायर्ड रिजल्ट है ना वो इजीली वो अचीव कर सके। सो सेकंड फीचर जो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वाला, ये जो आर्ट का सेकंड फीचर है वो भी तो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। हम बात करते हैं थर्ड, तो बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, आर्ट जो होता है वो इन्वॉल्व कंसिस्टेंस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस फॉर एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। आपके पास जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है आर्ट के अंदर में, उसका कंसिस्टेंट क्रिएटिव जो होता है प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए। उसके अंदर क्रिएटिविटी उसमें और रहती है, आपको क्रिएटिविटी उसमें और लगानी पड़ती है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस मैनेजर होता है वो अपनी मैनेजरियल स्किल को इम्प्रूव करते रहता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करते रहता है, नई नई क्रिएटिविटी लाते रहता है। तो थर्ड फीचर जो है आर्ट का वो भी प्रेजेंट है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला? इन अ मैनेजमेंट ऑल्सो यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेक्ट मतलब तरह तरह के डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी यूज वॉल्यूम में लिटरेचर की बुक्स और बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर में एवरी मैनेजर हैज़ इज ओन ऑन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। जितने भी मैनेजर होते हैं सबके पास अपना अपना काम करने का तरीका होता है, अपने अपने तरीके से लोगों को मैनेज करने का एक कला होता है उनके पास। ठीक है, वो यूज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं मैनेजमेंट के अंदर में, अपनी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, विद द रेगुलर एप्लीकेशन, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ऐसे ऐसे तरीके से वो एप्लीकेशंस लगाते रहते हैं जिससे उनकी अपनी क्रिएटिविटी लगाते रहते हैं, जैसे उनकी जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स है ना वो स्किल उनकी इम्प्रूव होती रहती है। So all the feature of art is present in management, so it is called an art। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर आर्ट का सारा फीचर प्रेजेंट है, तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। इसीलिए जो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो ये भी है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो इसमें जो आर्ट है वो यहीं से आया, क्योंकि मैनेजमेंट, ये आप याद कर लीजिए कि मैनेजमेंट एज अ साइंस प्योर नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम है, थोड़ा सा है। ठीक है, इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है मैनेजमेंट। आर्ट प्योर आर्ट है, फुल्ली आर्ट कह सकते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड एंड इंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन मतलब ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पे आप
आपके पास एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एक स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, एक आपके पास स्पेशल स्किल होनी चाहिए, ठीक हो, तब जा कर के आप इस प्रोफेशन में, आप इस ऑक्यूपेशन में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री सबकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, ऐसे ही सबको इसमें एंट्री नहीं ले सकता है। बात करते हैं फीचर ऑफ प्रोफेशन के बारे में, तो पहला जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। पहला, ऑल द प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सही सिंपल सी बात है भैया, आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगा और स्पेशल स्किल होगा तो वहाँ पे आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो होना ही होना है, ठीक है। ऐसे ही सबकी एंट्री इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है तब जाकर के सबकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। बात करते हैं सेकेंड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की। द एंट्री इज in every profession is restricted through examination or through some minimum education qualification, ठीक है। ये प्रोफेशन के ऑक्यूपेशन में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, या तो वो एग्जामिनेशन पास करके आइए आप, या तो आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर आपको सीए बनना है तो आपको आईसीआई के लिए वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल काउंसिल से आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो बॉडीज़ है ना, ये सब इस ऑक्यूपेशन में इन लोगों की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करके रखती हैं, वहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है, ठीक है। बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन की, तो ऑल द प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू द प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट एंट्री, ठीक है। जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जैसे भी मैंने बात किया ना कि डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना पड़ेगा, अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर आपको सीए करना है तो आपको आईसीआई से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सब जो होते हैं ना प्रोफेशनल एसोसिएशन बॉडी होती हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, एसोसिएशन होते हैं जो इन सब की एंट्री को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इन्हीं के लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है फ्रेम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल द प्रोफेशन आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। जितने भी प्रोफेशन के मेंबर्स होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट जो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जो फॉर्म करता है, जो फ्रेम करता है कोड ऑफ कंडक्ट को, वो उसके अंदर सारे जितने भी मेंबर होते हैं वो बाउंड होते हैं कि आप उनको फॉलो करिए। फिर बात कर लेते हैं सर्विस मोटिव। देखिए भैया, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसका जो मेन एम होता है ना वो आपको सर्व करना होता है क्लाइंट को। आपका मोटिव जो होता है वो सर्विस मोटिव का होता है, ठीक है। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन में भैया इसमें एक भी ऐसा मैनेजमेंट का कोई भी फीचर फुलफिल नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक लॉयर, ठीक है। ये तब मैनेजमेंट जो है फुल फ्लेज प्रोफेशन तो है नहीं, ना डॉक्टर का ना लॉयर का है, बट मैनेजमेंट को भी फुल फ्लेज प्रोफेशन के रूप में माना जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। पहला फंक्शन जो होता है, जिसको पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है प्लानिंग। क्या करते हैं, मतलब एडवांस में सोचते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू, ठीक है दोस्तों। प्लानिंग के अंदर जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल हम सेट करते हैं तब हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें ये काम कैसे करना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल को अचीव करने के लिए हर एवरी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल होते हैं, जो मिडिल लेवल होते हैं, वहाँ पे हर जगह पे प्लानिंग होती है, ठीक है। वो प्लानिंग करते हैं कि व्हाट टू डू, काम क्या करना है, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज़ गोइंग टू डू, कौन इसको करने जा रहा है, ठीक है। प्लानिंग को कहा जाता है इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, ठीक है दोस्तों। आप इस समय है और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उनके बीच का जो रास्ता है उसके बीच में एक गैप रहता है ना, उस गैप को ये ब्रिज से भर देता है ताकि हम उसको इजीली अचीव कर सकें। इसलिए पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, प्लानिंग। सेकेंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर प्लानिंग हर चीज़ का ऑर्गेनाइजिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब फ्रेमवर्क को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि कितने यूनिट्स यहाँ पे काम करेंगे, कितने सब यूनिट की ज़रूरत है, कितनी पोस्ट इस काम को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और कितने लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ये काम होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में, ठीक है। थर्ड, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग जब हमें पता चल जाता है कि हमें इतने पोस्ट की ज़रूरत है, इतने वर्कर की यहाँ पे काम है, ठीक है, इतने स्टाफ की यहाँ पे ज़रूरत है, तब यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट में भर्तियाँ होती हैं लोगों की, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनका ट्रेनिंग करवाया जाता है। जब ट्रेनिंग हो जाता है फिर डेवलपमेंट होता है उनका। फिर आफ्टर जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो जाता है तब उनका अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वो जो काम है उस काम को शुरू कर दिया जाता है।
फोर्थ में डायरेक्टिंग, फिर इसमें डायरेक्टिंग किया जाता है, मतलब इट रिफर्स टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें जो काम आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको पूरा करने के लिए जो काम हो रहा होता है, उसमें जो वर्कर्स होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो उससे अपर लेवल के लोग होते हैं, वो हमेशा गाइड करते रहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि नहीं इस काम को आप ऐसे करिए, इंस्पायर करते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को। जैसे अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो इसमें मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो कि हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ में आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग देखिए भैया मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग जो होता है मॉनिटर काम करता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, इसमें देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हमने सेट करके रखा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, दोनों के बीच में देखा जाता है, परफॉर्मेंस मिलाया जाता है कि क्या एक्चुअली हमारा परफॉर्मेंस मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।